आगे बढ़ेंगे 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है यूपी टेट ने गलत दिया हुआ था पिछली बार। एक बार देखो इसको और समझाओ एक बार मुझे भी, इतना तो आप जानते ही हो आजकल। ओह गॉड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम। फ्लेंडर का इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम है FIAS कहते हैं इसको। बताओ एक बार। फ्लेंडर ने बेसिकली बिहेवियर के, टीचर के और स्टूडेंट के क्लास में किस तरीके का व्यवहार हो उस बारे में कुछ 10 स्टेप दिए हैं इंटरैक्शन के, अन्योन्य क्रिया के। तो बताओ एक बार कौन सा इसका पार्ट नहीं होगा। तो जो यूपी टेट ने आंसर दिया था वो दिया था साइलेंस, बट ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं इसको। आंसर जो होगा वो बी होगा। गार्जियन की जो टॉक है, जो अभिभावक की बात है, वो इसमें शामिल नहीं होती। फर्स्ट से 7th स्टेप तक लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट से 7th स्टेप तक टीचर की टॉक है, टीचर अपने सारे स्टेप्स बताएगा। फिर 8th और 9th स्टेप में स्टूडेंट्स के एक्टिविटीज हैं, स्टूडेंट्स बात करेंगे। इसके अलावा जो आपका 10th एक्शन है, 10th में क्या है, साइलेंस है। तो साइलेंस इसका पार्ट है, लेकिन गार्जियन की जो टॉक है या जो बेसिकली आपके अभिभावक की, पेरेंट्स की जो बात है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो अपना आंसर कर लेना ठीक, साइलेंस नहीं होगा। चाहे आप इसको क्या कर सकते हैं, चैलेंज भी कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है एक बार अगर आंसर गलत दे दिया तो हमेशा गलत देगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। गार्जियन की जो टॉक है वो इसमें हिस्सा नहीं होती। 11th का बी आंसर। क्लियर बात। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये तो बेसिक आपकी इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन है जो हमने सीटेट में भी किया हुआ है और आप इसको कहीं भी कर देंगे अब तो जब आता है तो। 12th क्वेश्चन देखिए, इन स्पीच द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज, मतलब कि स्पीच में, भाषण में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। बताएं एक बार, बताएं एक बार, फटाफट से बताओ। कल से एक इंसान को ब्लॉक कराने के लिए बिठाया जाएगा। फोनीम कैसे हो सकती है यार। देखो बात हो रही है यूनिट ऑफ मीनिंग। मीनिंग मतलब जिसका कुछ अर्थ हो। अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई है वो मॉर्फीम है, जिसका अपने आप में कुछ इंडिपेंडेंट मीनिंग हो। फोनीम जिसको हम स्वनिम कहते हैं, वो आपकी स्पीच की या कहें तो साउंड की सबसे छोटी इकाई है। जैसे CH, च, फ, ये है फोनीम। इसको आप और नहीं तोड़ सकते और इसका मतलब नहीं होता, लेकिन मॉर्फीम का अपना एक इंडिपेंडेंट अर्थ होगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखिए, भाषा में, स्पीच में, बोलने में वो यूनिट जिसका मीनिंग हो कुछ, वो मॉर्फीम कहलाती है। आंसर होगा 12th का ए। सिंपल बात। सिलेबल होता है वो जहां एक वॉवेल इन्वॉल्व हो, चाहे कॉन्सोनेंट हो साथ में या ना हो, लेकिन बोलने योग्य यूनिट बने वॉवेल की सहायता से। जैसे वाटर है तो W और A में क्या है, वॉवेल है बीच में, वॉ। ठीक, तो एक सिलेबल बनेगा, एक यूनिट बनेगी बोलने की। ठीक, तो ये है सिलेबल। वर्ड्स तो आप जानते हैं जिनका इंडिपेंडेंट अर्थ होता ही है। 13th पर बढ़ेंगे, वी लर्न बाय डूइंग, हु सेड दिस। अब इसका आंसर भी गलत दिया था भाई आपका जो यूपी टेट है, लेकिन इसको फिर भी हम एक हद तक मान सकते हैं क्योंकि ये क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है और उसका रीजंस होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। आंसर कीजिए फटाफट से। देखो इग्नोर करो, एक दो लोग फालतू आ ही जाते हैं, कोई बात नहीं, काम पे ध्यान दो, क्योंकि अब सबको तो एक एक को पकड़ के ब्लॉक करूंगी मैं, फिर डिस्कस कब करूंगी आप लोग के साथ। बहुत बढ़िया चंचल सिंह, आंसर कीजिए एक बार। जॉन डुई होगा आंसर, है ना। आंसर क्या होगा, जॉन डुई होगा। करके सीखने की बात करते हैं जॉन डुई, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, है ना। इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड इनसे इंस्पायर्ड है, जो परियोजना विधि है जिसको दिया था इनके ही शिष्य जिनका नाम था W.H. किलपैट्रिक। ठीक, प्रैग्मेटिस्ट थे यानी प्रयोजनवादी थे, प्रैक्टिकल सिचुएशन में बच्चा सीखे, फ्यूचर के लिए सीखे, इस बात पर इनका जोर था। सिम्पसन इन्होंने आंसर दिया हुआ है, और भाई मेरी नॉलेज में तो सिम्पसन नहीं होना चाहिए, चाहे इन्होंने कहीं थियराइज कर दिया हो, क्योंकि ये हो सकता है कि लोग यूज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए जॉन डुई हैं, मे भी उन्होंने यूज कर लिया हो इनके द्वारा स्टेटेड किसी चीज को, लेकिन उस केस में भी हम जॉन डुई के साथ ही जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा एविडेंस और हमारी समझ यही कहती है। तो 13th का डी ही लेकर के चलेंगे हम। ठीक, क्योंकि ये तो नहीं कहा कि किसने इंप्लीमेंट किया, क्या किया, तो आंसर 13th का डी ही मानेंगे। आगे बढ़ेंगे 14th क्वेश्चन पर। फिर से वही क्वेश्चन, उस तरीके का क्वेश्चन वही तो नहीं, देखते हैं। 30 क्वेश्चन डेली करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग,
भाई लेवल कौन सा नहीं है, शिक्षण का कौन सा स्तर नहीं है। 12th का आंसर था ए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ए था, मॉर्फीम था। 14th का बताओ कौन सा लेवल नहीं होगा टीचिंग का, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, मेमोरी या डेस्क्रिप्टिव। ये तो मैंने अभी अभी डिस्कस किया, डेस्क्रिप्टिव यानी विवरणात्मक या विवेचनात्मक कुछ नहीं होता। अगर हम शिक्षण की बात करें 3 लेवल हैं, एक है मेमोरी जिसमें याद करने की बात होगी, एक है अंडरस्टैंडिंग जिसमें समझने की बात होगी, रिफ्लेक्टिव जिसमें अंडरस्टैंडिंग, समझ, मेमोरी सब लगेगा, और आप एक क्रिटिकली प्रकाश डालेंगे किसी चीज पर, सोचने पर मजबूर होंगे। तो आंसर होगा 14th का डी, डेस्क्रिप्टिव कुछ नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ेंगे 15th क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन है आपके सामने, द मेन ऑपरेशन इन इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग इज। भाई शिक्षण के इंटरैक्टिव चरण में जहां पर इंटरैक्शन चल रहा होगा, नाम से समझ सकते हो आप, वहां पर क्या चीज इन्वॉल्व होगी या कौन सी चीज जुड़ी हुई होगी, कौन सा एक एलिमेंट होगा। तो डायग्नोसिस मतलब निदान करना, जानना किसी चीज को, परसेप्शन क्रिएट करना, एक धारणा बनाना अपने सेंसेस के थ्रू, परसीव करके, एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया, ऑल ऑफ द अबव। सिंपल आंसर है, यहाँ पर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है और तीनों ही बातें ठीक है। इंटरेक्शन में ये तीनों ही चीजें होती हैं। अभी हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं और आप, तो क्या हो रहा है, हम जान भी रहे हैं समस्या कहाँ आ रही है, आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर छूट गया, परसेप्शन एक क्रिएट हो रहा है, हम कुछ समझ पा रहे हैं, एक्शन और रिएक्शन आ रहे हैं सामने। ठीक, तो आंसर क्या है, 15th का डी है। आगे बढ़ेंगे 16th क्वेश्चन, अ चाइल्ड स्टार्ट्स फियरिंग आफ्टर सीइंग अ ब्लैक काउ। एक बच्चा क्या है, डरना शुरू कर देता है जब वो एक काली गाय को देखता है, काले कुत्ते यानी ब्लैक डॉग को देखता है, और ब्लैक ऑब्जेक्ट्स, काली किसी भी चीज को देख करके, ब्लैक ऑब्जेक्ट को देख करके बच्चा क्या है, डर जाता है। ये मार्कर ब्लैक है, अगर इसको देख के भी डर जाएगा। ये जो कंडीशनिंग है वो कौन सी कंडीशनिंग हुई है, यानी अनुबंधन जो है वो कौन सा अनुबंधन है, बताओ एक बार फटाफट से आंसर करो। बहुत ही बढ़िया दीपिका, आंसर क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन है। ये स्टिमुलस क्या होगा, उद्दीपक होगा जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करेगा, एक तरीके का लालच कह लीजिए या बाध्य करेगा। जैसे पैवलव के कुत्ते के लिए उद्दीपक क्या है, फूड है, ठीक, यानी खाना है। ठीक, बाद में घंटी को भी ऐड कर दिया गया। अब स्टिमुलस जनरलाइजेशन कैसे हुआ, मान लीजिए ये वाला एक, बेसिकली ये एक बैल थी जो पैवलव की बैल थी, ठीक, घंटी बजेगी तो खाना आएगा, लेकिन कोई दूसरी तरह की आवाज है, अब कुत्ते की लार उस घंटी पर भी आ रही है, तो सारी घंटी की आवाज पर क्या है, सैलिवेशन हो रहा है, तो ये है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। मान लीजिए उस बच्चे को डराया गया था काले सांप से, स्नेक से, लेकिन उसको काले रंग से, सारे ही काले रंग को उसने जनरलाइज कर लिया, सामान्यीकरण कर लिया अपने दिमाग में, जिस चीज को काला देखेगा उसको डर जाएगा। तो ये स्टिमुलस यानी उद्दीपक का सामान्यीकरण है। ठीक, तो आंसर क्या होगा, बी होगा, 16th का बी। ये आपकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, शास्त्रीय अनुबंधन पैवलव का, उसमें है, फिर आगे कभी डिस्कस करेंगे, पूरी थ्योरी की हुई है वैसे आपके साथ। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच शुड नॉट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग अ टीचिंग मेथड। भाई जब आप एक टीचिंग मेथड क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जिनको आप पढ़ाने जाएंगे, डिस्कस करेंगे कुछ चीजें उनके लिए कि भाई कौन सा मेथड मैं यूज करूंगा या कौन से मेथड आज मैं क्लास में यूज करूंगा, तो उस मेथड को जब आप चूज करेंगे, कौन सी एक चीज को दिमाग में नहीं रखेंगे या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला है इंडिविजुअल डिस्टिंक्शन, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में, क्यों नहीं रखेंगे आप। पेरेंटल बैकग्राउंड मतलब कि जो जिस बैकग्राउंड से बच्चा आता है, यदि सिंगल पेरेंट है उसके, या क्या पृष्ठभूमि है, ये जानना भी जरूरी होता है टीचर के लिए। मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे का कॉग्निटिव लेवल क्या है, संज्ञानात्मक स्तर क्या है, एज कितनी है, किस लेवल की चीजें वो सीख पाएगा, कैसा मेथड आप अपनाएं जिससे आप सिखा पाएं, ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। स्पेसिफिक नेचर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कि स्पेसिफिक नेचर ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय की विशिष्ट प्रकृति। जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, मान लीजिए मैथ्स है, तो आप मैथ्स रटे हुए तरीके से नहीं कराएंगे, आप कुछ अच्छे एग्जाम्पल देंगे, कम्युनिटी से जोड़ेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे। तो इसी चक्कर में बहुत ही अच्छा हुआ है आज आपके साथ, मैंने बी ऑप्शन को कुछ और पढ़ के एक्सप्लेन कर दिया और आप सब डी की तरफ चले गए बिना देखे। आंसर होगा बी। क्यों होगा, क्योंकि बात ये नहीं है कि बच्चे का बैकग्राउंड या उसको जानने की बात हो रही हो, बात है पेरेंटल बैकग्राउंड, पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड है, क्या करोगे, पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड है। और एक बार को हम मान लेते कि किसी क्वेश्चन में हो भी सकता था, लेकिन यहाँ बाकी की जो तीनों चीजें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पीटीएम से ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी की चीजें हैं कि आप व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखें, उसकी मेंटल लेवल का ध्यान रखें और जो सब्जेक्ट का नेचर है उसका ध्यान रखें। तो सिर्फ
बात देख करके या कुछ डिस्कशन देख करके आंसर मत बदला करो, समझा करो चीजों को। 17th का आंसर क्या होगा? बी होगा। भाई यहाँ पर ये जरूरी नहीं है जब आप मेथड सेलेक्ट करें कि पेरेंटल बैकग्राउंड देखें। मेथड के लिए आप बच्चे की एज देख लिया, आपने बच्चे के इंटरेस्ट को देख लिया और आपने अपने सब्जेक्ट को देख लिया, इनफ है। ठीक, कोई केस स्टडी नहीं बना रहे, आपके पेरेंटल बैकग्राउंड सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जिस तरीके का क्वेश्चन उस तरीके का आंसर।